योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी बुलडोजर अवैध संपत्तियों को ढहाते हुए खूब तेजी से दौड़ रहा है और अपराधियों के छक्के छुड़ा रहा है। इसी कड़ी में बुलडोजर अब चर्चित हस्तियों की भी अवैध संपत्तियों को रौंदता दिखाई दे रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे विवादित सीट रही कैराना में भी बाबा का बुलडोजर पहुंच गया। शामली जिले के कैराना में जिस समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन की गर्मी निकालने की धमकी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी थी, उन्हीं नाहिद हसन के चाचा के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। शामली प्रशासन ने बताया कि कई साल पहले उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर अपनी इमारत खड़ी कर ली थी। शामली की डीएम जसजीत कौर के अनुसार 10 बीघा जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। राजस्व विभाग की टीम ने यह कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। शामली डीएम के अनुसार नाहिद हसन के चाचा ने कई साल पहले मंडी समिति की जमीन पर अतिक्रमण किया था। जिला प्रशासन की तरफ से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए कई अवैध निर्माणों को हटाया था। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान बुलडोजर खूब मुद्दा बना था और विपक्ष ने इसे लेकर योगी सरकार पर कई बार हमला भी बोला, लेकिन जनता ने इसे काफी सराहा। वहीं सपा विधायक नाहिद हसन का नाम यूपी चुनाव के वक्त खूब चर्चाओं में रहा था और वो सपा के दागी उम्मीदवारों में से एक थे। उन पर 16 मामले लंबित हैं। नाहिद पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से मायावती की सत्ता जाने के बाद जब अखिलेश की सरकार बनी तो नाहिद ने भी पाला बदलकर सपा में शामिल हो गए। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में नाहिद को बड़ी जीत मिली थी। उन्होंने यहां भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह को 25,887 वोटों से हराया था। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां गठबंधन दलों की नाराजगी चल रही है और शिवपाल यादव किसी भी वक्त बड़ा झटका दे सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ एमएलसी चुनाव से ठीक पहले सपा के गढ़ में कद्दावर नेता ने पार्टी छोड़ दी। गाजीपुर में सपा नेता राधा मोहन सिंह ने सपा से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तीखे आरोप भी लगाए हैं। गौरतलब है कि गाजीपुर सपा का गढ़ है और 2022 विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन ने यहां सभी सीटें जीती थीं। खबरों के अनुसार पूर्व सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपनों की बजाय बाहर से आए नेताओं पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। सपा के सारे फैसले उन लोगों के इशारे पर हो रहे हैं जो कुछ अरसा पहले पार्टी में आए। उनके जैसे निष्ठावान नेताओं की कोई कद्र नहीं की जा रही है। राधा मोहन सिंह 2009 में सपा से सांसद रहे थे। वो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। राधा मोहन सिंह का कहना है कि आज पूरी सपा अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है। पूर्वांचल के सारे फैसले वहीं से लिए जा रहे हैं। गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस प्रकरण को सपा ने बड़ी संजीदगी से उठाया, लेकिन उनके भाई की मौत के बाद सपा के अध्यक्ष ने सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि मुलायम सिंह यादव उनकी मां की मौत पर घर तक आए थे। राधा मोहन ने कहा कि सपा ऐसे लोगों के हाथों में फंस गई है जो उनकी प्रशंसा में लगे हैं। पार्टी के समर्पित नेताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे माहौल में उनके लिए पार्टी में बने रहना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से मैं सपा से त्यागपत्र दे रहा हूं। वहीं उनका यह भी कहना था कि जिस पार्टी में वो 33 साल रहे उसे छोड़ना बहुत पीड़ा भरा है, पर फिलहाल उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। गौरतलब है कि सपा में हाल ही में काफी असंतोष देखने को मिला है। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव भी बीजेपी के खेमे में जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कुर्की से बौखलाई शिवसेना अब बदले की कार्रवाई पर उतर गई है। यही वजह है कि राउत की संपत्ति अटैच किए जाने के बाद बीजेपी नेता किरीट सौम्या और उनके बेटे नील सौम्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। किरीट सौम्या पर आरोप यह है कि उन्होंने 57 करोड़ रुपए का घोटाला किया। सौम्या पर एफआईआर के बाद संजय राउत ने ट्वीट किया और कहा कि बाप बेटे को अब जेल जाना पड़ेगा। संजय राउत ने अपने ट्वीट में कहा कि आईएनएस विक्रांत के नाम पर करोड़ों रुपए जमा करके देश और जनता को ठगने वाले सौम्या बाप बेटे को जेल जाना होगा। किरीट सौम्या महाराष्ट्र द्रोही तो हैं ही, अब देशद्रोही भी साबित हो गए। लोगों को अब चुप नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रीय भावना की कालाबाजारी करने वाली बीजेपी से जवाब मांगना चाहिए। किरीट सौम्या और नील सौम्या के खिलाफ ये केस टारबे पुलिस थाने में पूर्व सैनिक बब्बन भोसले ने केस दर्ज कराया है। किरीट सौम्या और उनके बेटे नील सौम्या पर संजय राउत ने 57 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था।
ईडी की ओर से भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कार्रवाई के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सौम्या पर बड़ा आरोप लगाया था और सवाल किया था कि आईएनएस विक्रांत को बचवाने के लिए जो पैसे जमा किए गए थे वह कहां गए। संजय राउत ने किरीट सौम्या पर हमला बोलते हुए कहा था कि आईएनएस विक्रांत को बचवाने के लिए बीजेपी ने मुहिम चलाई थी और लोगों से पैसे जमा किए थे। पैसे राजभवन में जमा होने थे और किरीट सौम्या ने तब राजभवन में पैसे जमा करने की बात की थी, लेकिन जब राजभवन से जानकारी मांगी तो ऐसे किसी पैसे की जानकारी नहीं मिली। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया था कि 57 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की थी और आरोप लगाया था कि किरीट सौम्या ने जमा किए हुए पैसे अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किए, जिसके बाद किरीट सौम्या और उनके बेटे नील सौम्या के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच टारबे पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक सीबीआई के निशाने पर आ गए हैं। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ जांच की इजाजत सीबीआई को दे दी। सत्यपाल मलिक को 300 करोड़ रुपए की रिश्वत के ऑफर के आरोपों के अलावा एक और मामले की जांच सीबीआई करेगी। असल में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। यह पेशकश अंबानी और आरएसएस से संबंध व्यक्ति की 2 फाइलों की मंजूरी देने के एवज में दी जानी थी, लेकिन उन्होंने यह डील निरस्त कर दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उस वक्त पीएम ने उनसे कहा था कि वह भ्रष्टाचार से कोई समझौता ना करें। उनके इस दावे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र सरकार से की थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइलें आईं। एक अंबानी की फाइल थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी, जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वह पीएम मोदी के भी बेहद करीबी थे। मुझे सचिवों ने सूचना दी कि इसमें घोटाला है और मैंने बारी बारी से दोनों डीलें रद्द कर दी। सचिवों ने मुझसे कहा कि दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं 5 कुर्ता पजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। अब केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद सीबीआई रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का अनुबंध देने में हुए भ्रष्टाचार की जांच करेगी। इसके अलावा सीबीआई एक निजी फर्म को किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ठेके देने में हुए भ्रष्टाचार की भी जांच कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश के सियासी तौर पर सबसे बड़े सूबे में योगी सरकार की वापसी के वक्त ही यह बात साफ हो गई कि यूपी में अब अपराधियों, देशद्रोहियों और धमकी देने वालों की खैर नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने इन बातों को बेहद हल्के तौर पर लिया और सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, अपनी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवा दिए और इसका खामियाजा उन्हें तब भुगतना पड़ा जब बाबा के बुलडोजर ने हुंकार भर ली। विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक सहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया था। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही विधायक सहजिल इस्लाम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दिया था। सपा विधायक ने कहा था कि पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में हम लोगों से गलत व्यवहार किया, हमारी संख्या कम थी, लेकिन इस बार मजबूत विपक्ष है, अगर उनकी आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं गोली चलेगी। लेकिन गोली तो नहीं चल पाई, ऊपर से विधायक जी का अवैध निर्माण जमी दोज हो गया। बरेली विकास प्राधिकरण ने उनके सीबीगंज स्थित पेट्रोल पंप पर कार्रवाई कर दी। बिना नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप पर बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला, सिर्फ मशीनें ही छोड़ी गई हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान भी मुस्तैदी से डटे रहे। अधिकारियों को जमीन सीलिंग होने की भी जानकारी मिली है, इसकी जांच कराई जा रही है। बीते 2 अप्रैल को एक कार्यक्रम के दौरान भोजीपुरा से सपा विधायक सहजिल इस्लाम ने विवादित बयान दिया था और उस भाषण के बाद सपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद सपा विधायक सहजिल इस्लाम के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने से भी वो विवादों में आ गए थे। दरअसल विधायक बनने के बाद सपा विधायक का जुलूस निकला था। जुलूस के जश्न के दौरान शामिल कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान भी दिया था। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। हाल ही में 5 राज्यों में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस में मचा आंतरिक घमासान अब केरल तक पहुंच चुका है।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भले ही सभी नेताओं से इस मुश्किल हालात में एकजुटता की अपील कर रही हों, लेकिन केरल कांग्रेस पर भी इसका कोई असर नहीं हो रहा है। केरल कांग्रेस के सीनियर नेता केवी थॉमस ने गांधी वाड्रा को बड़ा झटका देते हुए राज्य में सत्ताधारी दल माकपा यानी सीपीएम की ओर से आयोजित सेमिनार में शामिल होने का फैसला किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस हाईकमान ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के सख्त दिशा निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए केवी थॉमस ने ऐलान किया है कि वो सत्तारूढ़ माकपा द्वारा कन्नूर में आयोजित किए जा रहे सेमिनार में भाग लेंगे। थॉमस ने कहा कि मैं माकपा के राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने जा रहा हूं। मुद्दा मेरे लिए ज़्यादा अहम है, ना कि राजनीति। थॉमस के अलावा माकपा ने उत्तरी कन्नूर जिले में हो रही पार्टी कांग्रेस के तौर पर आयोजित किए जाने वाले सेमिनार में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी आमंत्रित किया था। हालांकि जब थरूर ने इसमें भाग लेने के लिए अनुमति मांगी तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति प्रमुख सोनिया गांधी ने उन्हें ऐसा करने से इनकार कर दिया। वहीं केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरण ने थॉमस को आगाह किया था कि यदि वो माकपा के सेमिनार में भाग लेते हैं तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। थॉमस को लेकर केरल कांग्रेस ने हाईकमान से भी बात की थी। इसके बाद हाईकमान ने सेमिनार में पार्टी नेताओं को शामिल नहीं होने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि थॉमस ऐसे समय में बगावती तेवर दिखा रहे हैं जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मौजूदा वक्त को पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण बताया है। उन्होंने हालातों से निपटने के लिए पार्टी की एकजुटता को भी जरूरी बताया है, लेकिन एकजुटता कहीं नजर नहीं आ रही है। पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में कला का सामना कर रही कांग्रेस अब केरल में भी बगावत का शिकार होती दिख रही है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव वैसे तो कई बार अपराधियों का पक्ष लेते नजर आए हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई जब उन्होंने एक आतंकी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाकर यह जता दिया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी कुछ भी कर सकती है। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हुए एक हमले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा इस मामले को अधिक खींच रही है। उन्होंने हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी की दिमागी हालत पर कहा कि आरोपी की मनोवैज्ञानिक समस्याएं और उसकी बीमारी पर गौर किया जाना चाहिए। यानी अखिलेश का कहना है कि एक आतंकी हमले को ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, उस पर बात नहीं करनी चाहिए और आतंकी की बीमारी को भी देखना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ है वह गंभीर घटना है। जांच में जुटी पुलिस का मनोबल तोड़ने और ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास अखिलेश यादव द्वारा किया गया है। उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं उनके बयान की भर्त्सना करता हूँ। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को एक आरोपी पर खुलेआम टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो पूर्व सीएम हैं। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने के बाद अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ लिया। उनका बयान निंदनीय है। समाजवादी पार्टी संपत्त पार्टी बनेगी। मौर्य ने आगे कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का कनेक्शन हमेशा से आतंकवादियों से जोड़ा गया है। उन्होंने 2013 के आतंकी हमलों के मामले वापस ले लेने की कोशिश की। गोरखनाथ मंदिर पर हमला सामान्य नहीं है, यह बहुत गंभीर मामला है। मैं आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने के उनके प्रयासों की निंदा करता हूँ। वहीं गोरखपुर हमले को लेकर कन्नौज में अखिलेश यादव ने कहा था कि मुर्तजा के पिता ने कहा है कि उसे एक मानसिक समस्या है और वो 2 ध्रुवीय समस्या से ग्रसित है। मुझे लगता है कि उस पहलू को भी देखा जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ऐसे मामले को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। गौरतलब है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के एक शख्स को गोरखनाथ मंदिर गेट पर पीएसी के जवानों पर हमले में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यूपी पुलिस ने कहा है कि यह हमला एक गंभीर साजिश का हिस्सा है और इसे एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।